हेलो स्टूडेंट्स, फेज इक्विलिब्रियम मीन्स प्रावस्था साम्य के अंतर्गत हमने पार्ट 1 और 2 में फेजेस और कंपोनेंट्स यानी प्रावस्था और घटक के बारे में डिस्कस किया था। उसी क्रम में आज हम पार्ट 3 में डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स स्वतंत्रता की कोटि के बारे में डिस्कस करेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? The minimum number of independently variable factors like temperature, pressure, concentration, etc. of a system which can define the equilibrium state of the system is known as the degree of freedom of that system. तो किसी भी जो सिस्टम है उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम हम किस प्रकार से देख सकते हैं कि जो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील कारक हैं, जैसे जिसको हमने इंडिपेंडेंटली वेरिएबल फैक्टर्स कहा, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन। ये सारे के सारे इंडिपेंडेंटली वेरिएबल फैक्टर्स हैं जिसको हमने स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील कारक कहा है। उसकी कम से कम संख्या, इनकी मिनिमम संख्या, जिनको हम स्वेच्छा से स्थिर रखने पर किसी भी सिस्टम की साम्यावस्था यानी उसकी जो इक्विलिब्रियम स्टेट है उसको पूर्ण रूप से वर्णित किया जा सके। हम किसी भी सिस्टम की जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, साम्यावस्था है, इसको पूर्ण रूप से डिफाइन करने के लिए जो स्वतंत्र रूप से परिवर्तनशील कारक हैं जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन की कम से कम संख्या, वो कहलाती है उसकी सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम या स्वतंत्रता की कोटि। तो हमें ये जो फैक्टर्स हैं इनको ही आधार मान करके हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो इसे हम और स्पष्ट रूप से कुछ एग्जाम्पल से समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मोनो वेरिएंट या यूनिवेरिएंट, जिसको हम कहेंगे एक चर सिस्टम की बात। यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि मान लीजिए कि किसी भी क्लोज कंटेनर में वाटर की कुछ मात्रा ली गई है और हम जानते हैं कि उस वाटर से कुछ वाटर वेपर्स जरूर बनेंगी। तो वाटर यानी लिक्विड है और वाटर वेपर यानी गैस है, इन दोनों के बीच में एक इक्विलिब्रियम पाया जाता है। अब हम इस सिस्टम की बात करें जहाँ पर कि वाटर और वाटर वेपर एक दूसरे के इक्विलिब्रियम है, साम्यावस्था में है। इस सिस्टम की फेजेस आप देख रहे हैं कि दो हैं। एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लिक्विड फेज है और दूसरी गैस है। तो इसकी प्रावस्था कितनी होगी? जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, प्रावस्थाएं यहाँ पर 2 हैं। फिर हमने पार्ट 2 में कंपोनेंट के बारे में पढ़ा था। तो ये वाटर और वाटर वेपर दोनों का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, केमिकल कॉन्स्टिट्यूशन, वो है H2O। तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट अगर H2O है तो ये कितना कंपोनेंट हुआ? 1 कंपोनेंट। तो इस प्रकार से इस सिस्टम की फेजेस 2 हैं और कंपोनेंट की संख्या 1 है। अब मान लीजिए कि यदि इस सिस्टम के टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाए तो प्रेशर में स्वयं ही परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि किसी निश्चित टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर का एक निश्चित मान होता है। इसीलिए अगर टेम्परेचर में परिवर्तन किया जाए, ताप में परिवर्तन किया जाए, तो दाब में स्वयं ही परिवर्तन हो जाता है। और इसी प्रकार से यदि प्रेशर, दाब में परिवर्तन किया जाए तो टेम्परेचर में स्वयं ही परिवर्तन हो जाता है। या हम ये कह सकते हैं कि किसी एक कारक को स्थिर करने पर, एक फैक्टर को स्थिर करने पर दूसरा फैक्टर अपने आप स्थिर हो जाता है। हमने 2 फैक्टर्स यहाँ पे डिस्कस करें, टेम्परेचर और प्रेशर। यानी एक फैक्टर टेम्परेचर को हमने अगर स्थिर किया तो दूसरा जो फैक्टर होगा प्रेशर, वो अपने आप स्थिर हो जाता है। अतः इन दोनों फैक्टर्स को एक साथ स्वेच्छा से इक्विलिब्रियम में परिवर्तन लाए बिना परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि डिग्री ऑफ फ्रीडम यानी स्वतंत्रता की कोटि का मान कितना होगा? 1 होगा। इसीलिए इस सिस्टम को हम कहते हैं
मोनोवेरिएंट या यूनिवेरिएंट सिस्टम, क्योंकि यहाँ पर एक फैक्टर को अगर हमने स्थिर किया तो दूसरा अपने आप हो जाएगा, और यहाँ पर किन्हीं भी दो फैक्टर्स को अगर हम एक साथ स्वेच्छा से साम्य में परिवर्तन लाए बिना परिवर्तित नहीं कर सकते, तो इसीलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 1 होगी। और इसको हम फेज रूल से भी समझ सकते हैं। तो देखिए फेज रूल जो आपने पार्ट 1 में मैंने आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बताया था कि F इक्वल टू सी माइनस पी प्लस 2। तो C और P के बारे में आप पार्ट 1 और 2 में आप समझ चुके हैं। कंपोनेंट कितना है यहाँ पर 1 है, क्योंकि H2 हमने लिया है, और फेजेस कितनी थी 2 थी, तो प्लस 2 करेंगे तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो गई 1 हो गई। इसीलिए इसको हम यूनिवेरिएंट सिस्टम या मोनोवेरिएंट सिस्टम कह रहे हैं। अब देखिए स्टूडेंट, ये हमने प्योर वाटर लिया है। अब मान लीजिए कि कुछ सोडियम क्लोराइड हम इस सिस्टम के अंदर मिला दें, तो यदि इस सिस्टम में कुछ सोडियम क्लोराइड मिला दिया जाए तो कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन से वेपर प्रेशर में भी परिवर्तन होगा। जैसे आपने सॉल्ट को मिलाया तो उसकी सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन में परिवर्तन होगा, और जब सांद्रता में परिवर्तन होगा तो वेपर प्रेशर में भी परिवर्तन होगा। यदि अब टेम्परेचर और कॉन्सेंट्रेशन दोनों को स्थिर कर दिया जाए तो वेपर प्रेशर स्वयं ही स्थिर हो जाएगा। अर्थात इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम को परिवर्तन किए बिना दो कारकों को परिवर्तित कर सकते हैं। अब फैक्टर कितने हो गए 2 हो गए। ऐसी स्थिति में इस सिस्टम की डिग्री ऑफ फ्रीडम का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होते हैं और किस प्रकार से हम क्या फैक्टर्स को कांस्टेंट करते हैं। तो कितने फैक्टर्स को हम कांस्टेंट करें ताकि उस सिस्टम की इक्विलिब्रियम को हम डिफाइन कर सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे बाईवेरिएंट सिस्टम का। इसके लिए मान लीजिए कोई एक सिस्टम है जिसमें हाइड्रोजन गैस है, जिसको पूर्णतः परिभाषित करने के लिए यदि हम स्वेच्छा से किन्हीं दो वेरिएबल्स जैसे कि टेम्परेचर और प्रेशर को स्थिर कर दें। कोई भी हाइड्रोजन गैस वाला सिस्टम है जिसके लिए हम टेम्परेचर और प्रेशर को अगर स्थिर कर दें तो ये सिस्टम पूर्णतः परिभाषित हो जाएगा। इसको हम कंप्लीटली डिफाइन कर सकते हैं। क्योंकि निश्चित टेम्परेचर और प्रेशर पर जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो अपने आप ही स्थिर हो जाएगी, यानी निश्चित ताप और दाब पर सांद्रता भी अपने आप निश्चित हो जाती है। ऐसी स्थिति में इस सिस्टम की स्वतंत्रता की कोटि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 2 होगी। इसीलिए इसको हम कहेंगे बाईवेरिएंट सिस्टम। तो इस प्रकार से आप एग्जाम्पल से याद रखें कि हाइड्रोजन गैस का सिस्टम है तो वो बाईवेरिएंट सिस्टम है, और इसको आप फेज रूल से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है फेज रूल का। तो देखिए यहाँ पर कंपोनेंट तो 1 है, हाइड्रोजन गैस है, और फेज कितनी है, चूँकि फेज भी केवल गैस है, और कंपोनेंट में H2, फेजेज में 1 गैस और प्लस 2 हमने किया तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। तो यहाँ पर 2 क्यों हो गई, क्योंकि आपने जो फैक्टर्स लिए वो कितने लिए, टेम्परेचर और प्रेशर, यानी 2 फैक्टर हमने यहाँ पर लिए। अगला देखेंगे ट्राईवेरिएंट सिस्टम। ट्राईवेरिएंट सिस्टम में हम क्या करेंगे, जैसे बाईवेरिएंट सिस्टम में हमने एक ही गैस ली थी, यहाँ पर हम क्या करेंगे मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस लेंगे या ज़्यादा। ऐसी स्थिति में इस सिस्टम को डिफाइन करने के लिए हमें टेम्परेचर और प्रेशर के साथ साथ कंपोजिशन को भी लेना पड़ेगा। इसीलिए हम इसे कहेंगे, यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, क्योंकि हमने मिक्सचर ऑफ गैसेस के में अब यहाँ पर कंपोनेंट की संख्या कितनी हो गई। देखिए फेज रूल से आप देखिए वहाँ पर हाइड्रोजन गैस जब हमने ली थी तो कंपोनेंट 1 था, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 होगा, क्योंकि हमने मिक्सचर ऑफ 2 गैसेस लिया है। तो
डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फैक्टर्स कितने हो जाएंगे, प्रेशर, टेम्परेचर और साथ में कंपोजिशन भी होगा। तो इस प्रकार से हम ट्राई वेरिएंट सिस्टम को समझ सकते हैं। जो लास्ट सिस्टम है वो है इनवेरिएंट सिस्टम, जिसको हम अचर तंत्र या शून्य तंत्र भी कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि आइस जो कि सॉलिड है, वाटर लिक्विड है और वाटर वेपर गैस है। इस सिस्टम में 3 फेजेस हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ये तीनों फेजेस एक कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पर ही इक्विलिब्रियम में उपस्थित होती है। ये आप अच्छी तरह जानते हैं कि बर्फ, पानी और वाष्प को हम एक स्थिर ताप और दाब पर ही साम्यावस्था में रख सकते हैं। इसीलिए हम किन्हीं भी फैक्टर को स्वेच्छा से स्थिर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो पहले से ही स्वयं से ही वो स्थिर हो चुके हैं। अतः इस सिस्टम में एक भी फैक्टर को परिवर्तित किया जाए तो एक या एक से अधिक प्रावस्थाएं नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि ये जानते हैं आप कि इसका टेम्परेचर सपोज आपने बढ़ाया तो आइस मेल्ट होकर के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, इसका टेम्परेचर बढ़ाया तो ये वाटर वेपर, इसी तरीके से प्रेशर। तो हम किसी भी फैक्टर को स्थिर नहीं कर सकते अगर, क्योंकि ये सारे के सारे ऑलरेडी ही कांस्टेंट हैं, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर ही ये तीनों फेजेस इक्विलिब्रियम में उपस्थित रहती हैं। इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस सिस्टम में एक भी कारक का परिवर्तन किया जाए तो एक या एक से अधिक प्रावस्थाएं नष्ट हो जाती हैं। इसीलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। और 0 होने की वजह से इसको हम इनवेरिएंट सिस्टम या अचर तंत्र या शून्य तंत्र भी कहते हैं। प्रावस्था नियम फेज रूल से आप देखिए कि यहाँ पर कंपोनेंट की संख्या 1 है बट फेजेस कितनी होगी, 3। तो जब 3 फेजेस होंगी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने ये देखा कि हम कितने फैक्टर्स को कांस्टेंट करने पर हम किसी भी सिस्टम के इक्विलिब्रियम को हम पूर्ण रूप से डिफाइन कर सकते हैं, और वो ही वैल्यू उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम है, स्वतंत्रता की कोटि है। और फैक्टर्स के आधार पर ही हमने मोनोवेरिएंट सिस्टम, बाईवेरिएंट सिस्टम और ट्राईवेरिएंट सिस्टम, इसके साथ ही इनवेरिएंट सिस्टम के बारे में डिस्कस किया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।